Once again, a very good morning and Jai Hind students. How are you all? Hope you all are doing fine and started taking interest in your studies once again. So, dear students, let's continue with chapter number 1, that is evolution and fundamentals of business. What we have discussed yesterday, start with the last point, that was last topic, that was major import and exports. अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इंपोर्ट करता था एनिमल प्रोडक्ट, चाइनीज सिल्क, फ्लैक्स, लिनन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, कॉरल, ग्लास, एम्बर एट्सेट्रा, एंड एक्सपोर्ट करता था ब्लैक पेपर, स्पाइसेस, वीट, शुगर, इंडिगो, कॉटन, लिव एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा. ठीक है. प्री इंडिपेंडेंस एरा की अगर हम बात करते हैं तो डच और इंग्लिश के मर्चेंट्स ने भारत पर बहुत टाइम तक राज किया. दे डोमिनेट इंडियन ट्रेड. डच मर्चेंट्स ने माछलीपट्टनम एंड दे डोमिनेटेड दी स्पाइस ट्रेड. ठीक है. उन्होंने एक्सपेंड कर लिया अपना ट्रेड कोरोमंडल कॉस्ट से. आप कह सकते हो कि फॉर ट्रेडिंग क्लोथ ऑफ फाइन क्वालिटी, जैसे डच ने किया. लाइकवाइज इंग्लिश मर्चेंट्स ने भी एंगेज किया अपने आप को स्पाइस ट्रेड में, और बाद में दे हैव सेट अप अ फैक्ट्री इन सूरत फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हमारे यहाँ पर इन चीज़ों की कोई कमी नहीं थी. इंडियन टेक्सटाइल्स बिकेम अ रेज इन इंग्लैंड. भारतीयों को ये चीज़ समझ में नहीं आई और उन लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया. दे वर अगेंस्ट इट. Okay, so Indian textile declined after industrial revolution in England and other European countries. कि अब हम इन्हें help out नहीं करेंगे because what they were doing, they took the raw material from us and do the manufacturing in the factories in their own countries. ठीक है. रॉ मटेरियल was ours, माल हमारा होता था, बट लेकिन उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट वो लोग करते थे और वही सामान हमें बेच देते थे. राइट. Okay, so today's topic is major imports and exports after independence. हम किन चीज़ों में import करते थे और किन चीज़ों का export करते थे after independence, वो हम पढ़ेंगे. This we have discussed about the ancient India. This we are discussing about after independence, the major import and export. Okay, so dear students, both import into India and export from India. हम सामान मंगाते थे भारत में और भारत से चीज़ों को एक्सपोर्ट करते थे दूसरे देशों में. ग्रो करने लगा सिंस 1950-51 से. यू कैन सी द टेबल हियर showing the years. 1951 the export rate was 606, import was 608. So we got to know the trade balance here, that is -2. -2 means what? Import is more than export. मतलब हमारे यहाँ से सामान जो जाता था वो कुछ 2% कम था, इम्पोर्ट ज़्यादा करते थे हम, अ माइनर परसेंटेज. ये ऐसे ही बढ़ा. 60-61 में देखो इम्पोर्ट ज़्यादा हुआ. 1970-71 में फिर इम्पोर्ट ज़्यादा हुआ. 80-81 में देन अगेन इम्पोर्ट ज़्यादा हुआ. ऐसे ही इम्पोर्ट ज़्यादा होता गया. मतलब बाहर से हम हमारी कंट्री में वो चीज़ें जिन चीज़ों की हमें हमारे यहाँ के लोगों को ज़रूरत होती थी वो दूसरी कंट्रीज से, अमेरिका, यूरोप से इम्पोर्ट कराया जाता था. साथ ही में एक्सपोर्ट का काम भी चलता रहता था, एक्सपोर्ट भी होता था. ठीक है. बट देयर वाज अ डिफरेंस इन द ट्रेड बैलेंस, as you can see here in this table, है ना. राइट. अच्छा, अगर हम बात करें तो 1950-51 में इम्पोर्ट की वैल्यू वॉज 608. 2001 में वो 2,30,873 हो गई. एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इट वॉज 606 एंड इन 2001 इट गोज टू, इट रीचेज 2,03,571. आप समझ लो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज दैट
हमारी कंट्री में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती थी और हम उसे बाहर से मंगाते थे, दैट वाज इम्पोर्ट, सामान जो मंगाते थे। एंड द प्रोसीजर कि हम दूसरे देशों में अपना सामान बेचते थे, सेल आउट करते थे, जिन्हें ज़रूरत होती थी वहाँ तक पहुँचाते थे, दैट इज़ एक्सपोर्ट। देखो क्या हम इंपोर्ट करते थे और क्या एक्सपोर्ट करते थे, ये देखेंगे अब हम। इंपोर्ट, India's major imports have been classified under the following groups. What are those groups? Like food and allied products, like edible oils, pulses, petroleum, fertilizers, खाद भी देखो हम इंपोर्ट कराते थे बाहर से, पेपर बोर्ड, न्यूज़ प्रिंट्स, कैपिटल गुड्स, सब बड़ी बड़ी मशीनरीज, ट्रांसपोर्ट के इक्विपमेंट्स, प्रोजेक्ट गुड्स, केमिकल्स, स्टोन्स, आयरन, नॉन फेरस मेटल्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, ये सारी चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट कराते थे। मोर देन 25% ऑफ वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट इज़ एट्रीब्यूटेड टू द फ्यूल। ज़्यादातर इम्पोर्ट फ्यूल किया जाता था, जैसे पेट्रोलियम, ल्यूब्रिकेंट्स, ऑयल। इससे इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई। जो शेयर कैपिटल था, कैपिटल गुड्स का शेयर जो था, दैट वाज 13%, मतलब बाहर से जो हम मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स मंगाते थे, दैट वाज 13%, और फूड का दैट वाज 5%। ठीक है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इंडियाज़ मेजर एक्सपोर्ट हैव बीन क्लासिफाइड अंडर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स, जैसे टी, कॉफ़ी, सीरियल्स, स्पाइसेस की तो हमारे यहाँ कमी नहीं थी, कैश्यू नट्स, वेजिटेबल, रॉ कॉटन, ये सब चीज़ें इंडिया से एक्सपोर्ट होती थी दूसरी कंट्रीज़ में। ओर्स एंड मिनरल्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, हमारे यहाँ भी फैक्ट्री सेटअप हो गई थी, लेदर फुटवेयर, ठीक है, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, फाइन केमिकल्स एंड डाइज, स्पेशली हमारे यहाँ पर इंडिगो बहुत फेमस डाई थी, मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट, कॉटन, यार्न, फैब्रिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ये चीज़ें भी बाहर के लोगों को हमारी इंडिया की अट्रैक्ट करती थी, तो वो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और कंज्यूमर गुड्स, जो रोज़ डेली लाइफ में चाहिए होते हैं। ओके 1951 की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का मेन जो एक्सपोर्ट था दैट वाज ट्रेडिशनल, जैसे कॉटन, टेक्सटाइल, जूट या टी, राइट बेटा। इन्हीं चीज़ों से, कॉटन, टेक्सटाइल, जूट और टी से ही 50% एक्सपोर्ट की अर्निंग होती थी। ओके एंड द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स, अच्छा इन चीज़ों से जो भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती थी तब तक इट वाज टोटली नील। आप सपोज़ आप कॉटन फैब्रिक किसी को दे रहे हो और वो कॉटन फैब्रिक से कॉटन के गारमेंट्स बना रहा है, कॉटन के तो आपने पैसे ले लिए, बट जो गारमेंट बन रहा है उसमें भी तो कुछ शेयर हमारा होना चाहिए ना, तो दैट वाज नील। बट जैसे जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हुए, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई, न्यू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स केम इन व्यू, उसके साथ साथ उन चीज़ों में भी हम लोगों का शेयर इंक्रीज़ हो गया। मतलब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, लाइक सपोज़ आपने कॉटन बाहर एक्सपोर्ट किया, वहाँ पर जाकर उन्होंने कॉटन के बहुत सारे गारमेंट्स बनाए, एक ब्रांड क्रिएट किया, आपको उससे भी कुछ परसेंटेज मिलना चाहिए। दैन इट रोज टू 72.9% इन 2016-17, और अगर हम एग्रीकल्चर्स की बात करें तो इट रोज टू 12.6%। यहाँ से जो सामान बाहर जाता था और अगर वो कुछ मैन्युफैक्चर करते थे, उसके बदले में मैन्युफैक्चरिंग का हमें परसेंटेज मिलता था, जो उनका प्रॉफिट होता था उससे, राइट। नाउ कम्स दी पोजीशन ऑफ डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। डिफरेंट रीजन्स में क्या पोजीशन रही इंडिया की इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। अगर हम ट्रेड की बात करते हैं, द सोर्सेज ऑफ इंपोर्ट एंड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से एक्चुअली डेवलपमेंट हुआ कंट्री का। इंडिया की पूरी मार्केट डाइवर्सिफाई हो गई, इंडिया ने अपनी पूरी की पूरी मार्केट डाइवर्सिफाई कर दिया एक्सपोर्ट मार्केट डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ। मतलब हम अपना सामान, हमारे पास जो चीज़ें थीं वो हमें डेवलप्ड कंट्रीज़ में हमने भेजनी शुरू की, एक्सपोर्ट की करनी शुरू की, लाइक यूएस, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, क्योंकि उनके पास उन चीज़ों की कमी थी और वो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, जिससे हमारे यहाँ पर जो क्राइसिस था 2008 में, या ग्लोबल स्लो डाउन हुआ था, हमारी इकोनॉमी बहुत वीक हो गई थी, वो ऑटोमेटिकली रेज हो गई, राइट। एंड इसी तरह से इंडिया ने डाइवर्सिफाई किया सोर्सेज ऑफ इंपोर्ट
हमारे अच्छा बाहर के लोगों को हमारे यहाँ की चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमें भी तो ज़रूरत होती है। अब कहते हैं चाइना का सब चीज़ बैन कर देंगे, बट एक्चुअली क्योंकि हम लोग उस चीज़ में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, शायद कुछ चीज़ ऐसी हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर सकते हैं, राइट। सो वी आर बाउंड टू हैव दोज पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर कंट्री। अब की बात छोड़ दो, लेकिन इंडिया ने इंपोर्ट में भी इंडियन कस्टमर्स की नीड को देखते हुए, इंडियन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को देखते हुए अपना इंपोर्ट सिस्टम पे भी ध्यान दिया। एंड 60.2% एशियन कंट्रीज़ में अपना इंपोर्ट फैलाया, 19.9% अमेरिकन एंड 15.7% फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज़ में, राइट। सो मतलब ये चीज़ें साथ साथ चली, इंपोर्ट एक्सपोर्ट थोड़े बहुत वेरिएशंस रहे, बट एक्चुअली फ्रॉम दिस you get to know about the economic condition of the country। अगर हम बाहर से सामान लेना बंद कर दें, इंपोर्ट बंद कर दें, ठीक है, तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अनअवेयर रह जाएंगे, शायद न्यू टेक्नोलॉजी से अनअवेयर रह जाएं, कुछ नया चीज़ नहीं सीख पाएँ, नए प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर पाएँ, राइट। ज़रूरी नहीं है, आई हैव टोल्ड यू येस्टरडे ऑल्सो कि जो चीज़ें, जो नॉलेज मेरे पास है, आई डू हैव दैट नॉलेज, ज़रूरी नहीं वो आपके पास भी हो, जो आपके पास है वो मेरे पास भी हो, राइट। सो मतलब हमें ज़रूरत पड़ती है बाहर के देशों के साथ बिजनेस करने के लिए, बाहर के देशों के साथ एंगेज रहने के लिए, नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए, जस्ट बिकॉज ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन मस्ट बी देयर, एकता होनी बहुत ज़रूरी है, तभी इकोनॉमिक कंडीशन किसी भी कंट्री की बढ़ेगी। अदरवाइज़ देखो, मैं ये पेन मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, लेट्स सपोज ये ब्रांड एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है, मेरी कंट्री में तो घूम ही रहा है, एवरीबडी लाइक इट, जिसके हाथ में आता है वो कहता है कितना स्मूथ चलता है ये पेन। बट ये पेन मैंने इंटरनेशनली ट्रेड करना शुरू किया, मतलब मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, और वहाँ के लोगों को भी ये पेन बहुत पसंद आया। तो इसमें मेरा क्या नुकसान है, फ़ायदा है ना, कि पीपल स्टार्टेड लाइकिंग दिस, यूजिंग दिस पेन, और यहाँ भी पैसे मिल रहे हैं और वहाँ भी पैसे मिल रहे हैं, वहाँ से भी कुछ परसेंटेज मुझे मिल रहा है, हमारी कंट्री को मिल रहा है, अल्टीमेटली मैं टैक्स पे कर रही हूँ, ठीक है। सो इस तरह से हम अपनी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक is started, and that is economic and non-economic activities। economic पैसे से related, non-economic not, right, which do not involve earning of any income is non-economic activity। so अगर हम बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, हम लोगों की, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर divided into two kind of activities, either economic activities or non-economic activities, right। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं बेटा, वो आपका बिजनेस से आती हैं। पैसा कहाँ से आता है? बिजनेस से, प्रोफेशन से, एम्प्लॉयमेंट से। अभी समझो, मैं इसे डीपली आपको समझाऊंगी, अभी जस्ट इस पे फोकस करो। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जहाँ से पैसा आता है वो कहाँ से आता है? बिजनेस से, प्रोफेशन से। प्रोफेशन मतलब डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर। एम्प्लॉयमेंट, डेली वेज लेबरर्स जो सैलरीज पे काम करते हैं, ठीक है, मैनेजर, सेल पर्सन। व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूड पर्सनल और साइकोलॉजिकल, ओके, family, social, religious, which do not involve earning of any income। See the chart here। Economic activities, business, profession, employment। Non-economic activities consist of personal or psychological, social or religious activities, right? In this chapter we shall study the meaning and features of three type of economic activities only, like business, profession and employment। Okay, so let's start with economic activities। I just have told you economic activities वो activities होती हैं जिनका purpose होता है to earn money। Economic activities are concerned with the production। प्रोडक्शन, मैंने इसमें आई हैव एन आइडिया टू मैन्युफैक्चर दिस पेन, मैंने इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, एक्सचेंज किया जो ज़रूरी सामान मुझे इसके लिए चाहिए, ठीक है, पैसे देकर वो सामान अरेंज किया,
मेरा पेन बनकर तैयार हो गया है. आई स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स मीन्स माई पेन एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज टू अर्न मनी. ये मार्केट तक पहुँचाया एंड आई एम गिविंग सर्विसेज टू दी कस्टमर्स. लाइक कस्टमर्स से मैं आई एम गेटिंग रिव्यूज़ की डू यू लाइक द पेन, हैव यू गॉट एनी कंप्लेंट, निब इज़ नॉट परफेक्ट, निब इज़ नॉट अप टू द मार्क, तो आई चेंज द निब. ठीक है, काइंड ऑफ मतलब सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, तभी तो पैसा आएगा. टू अर्न मनी. अच्छा, कोई भी किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो एक पर्पस से करते हैं कि वी हैव टू अर्न द प्रॉफिट, we have to maintain a goodwill, we have to maintain a status in the society, we have to growth for the survival of the company, we need to satisfy the customers. आप खुद अपने ऊपर लेके देखो कि आप एक बिज़नेस करना चाहते हो, लेट्स सपोज आप शॉप खोलना चाहते हो, तो आप दिमाग लगाओगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वन इन अ टाइम मेरी शॉप पर अवेलेबल हो जाएं ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हों, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अर्न कर सकूं. ठीक है, सो दोज एक्टिविटीज़ जिनसे हमारा पर्पस होता है टू अर्न मनी बाय रेंडरिंग सर्विसेज देकर, दोज एक्टिविटीज़ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ह्यूमन बीइंग एंगेज रहता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्योंकि टू अर्न देयर लिवलीहुड, सर्वाइव करना है, एंड टू एक्वायर वेल्थ, धन जोड़ना है. ठीक है, जैसे कोई मैन्युफैक्चरर, चाहे वो पेन का हो, चाहे आपकी इस बुक का हो, चाहे टीवी, फ्रिज, एसी, ठीक है, किसी भी चीज़ का. एक व्यापारी या ट्रेडर, एक एग्रीकल्चरिस्ट, राइट, वो कितनी मेहनत करता है ताकि उसकी फसल अच्छी हो, उसके बाद उसे गवर्नमेंट से पैसे मिले, हमसे पैसे मिले, राइट, मार्केट में उसका सामान जाए. एन आइसक्रीम वेंडर, अ डॉक्टर, अ टीचर एंड अ लेबरर, दे ऑल आर डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, राइट. पैसा कमाने के लिए ही तो काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, राइट. दीज एक्टिविटीज़ जनरेट इनकम टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स. किस चीज़ के लिए काम लेते हैं? टू सेटिस्फाई देयर नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान, राइट. किस लिए आपकी फादर क्यों जॉब करते हैं, मदर क्यों जॉब करती हैं? इट्स बिकॉज आपको अच्छी एजुकेशन दे सकें, हाँ, आपके फ्यूचर के बारे में प्लान कर सकें, आपके लिए आपको अच्छे क्लोथ्स दिला सकें, राइट, काइंड ऑफ थिंग्स. फॉर दैट पर्पस दे नीड मनी, और मनी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं, दोज एक्टिविटीज़ आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन अर्न प्रॉफिट फ्रॉम परचेज एंड सेल ऑफ गुड. मैंने ये मैन्युफैक्चर किया, मैंने ये सेल कर दिया या परचेज़ किया, तो भी किसी के पास पैसे गए. ठीक है, डॉक्टर के पास आप जाते हो, डॉक्टर फ्री में तो नहीं देखता है, वो अपनी सर्विसेज की, क्योंकि हर कोई डॉक्टर नहीं हो सकता. आपको कोल्ड हुआ है, आप डॉक्टर के पास गए, तो किसी के भी पास जाओगे तो आपको मेडिसिन नहीं दे सकता, आपकी बीमारी को नहीं देख सकता. तो डॉक्टर के पास एक पर्टिकुलर स्किल्स हैं, नॉलेज है, उन्होंने पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो डॉक्टर वो फ्री में भी सर्विस कर सकते हैं, बट उन्होंने अपनी खुद की पढ़ाई में इतना पैसा लगाया है, तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर्स चार्ज फी फॉर हिज सर्विसेज, क्योंकि उन्हें भी तो अपनी फैमिली को देखना है, उन्हें भी, उनकी भी नीड्स हैं, राइट. एन एम्प्लॉय गेट वेजेस इन रिटर्न ऑफ हिज सर्विसेज. कोई भी एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम कर रहा है, कहीं भी काम कर रहा है, डेली वेज लेबर है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, वो उसके बदले में वेजेस लेंगे, पैसे लेंगे, या अगर मंथली काम कर रहे हैं तो सैलरी लेंगे, बिकॉज दे हैव टू फीड देमसेल्व्स एंड देयर फैमिली, राइट. अब ये पैसा आता कहाँ से है? तो बिज़नेस से, प्रोफेशन से, या एम्प्लॉयमेंट से. अगर हम बिज़नेस की बात करते हैं तो बिज़नेस डील करता है गुड एंड सर्विसेज से, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट. देन कम्स प्रोफेशन. प्रोफेशन में बेटा क्या आता है? कोई भी एक्टिविटी जिसने रिक्वायर किया, कोई भी एक्टिविटी विच रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज, लाइक डॉक्टर की, या स्पेशलाइज्ड स्किल्स, जैसे चार्टेड अकाउंटेंट. सीए का काम आप नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता ऐसे, उसके लिए उनको स्पेशल नॉलेज लेनी होगी, चार्टेड अकाउंटेंट बनना होगा. डॉक्टर के लिए MBBS करना होगा, MD करना होगा, लॉयर के लिए LLB करना होगा. मतलब एक स्पेशल नॉलेज एक्वायर करनी होगी विद स्किल्स. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट तो अगर आप ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हो तब भी,
एजुकेटेड हो तब भी, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, लाइक वर्कर हो, सेल्स पर्सन हो, मैनेजर हो, आपको उसके बदले में मंथली सैलरी मिलती है तो वहाँ से पैसा आ गया। आप डेली वेज लेबरर हो, कारपेंटर हो, प्लम्बर हो, ठीक है, वेज डेली वेज मिलते हैं आपको या वीकली वेजेस मिलते हैं, पैसा मिलता है, ठीक है। तो इन चीज़ों के थ्रू आपके पास पैसे आते हैं। ओके, showing you a picture of this. Economic activities are business, profession and employment। 3 चीज़ों से पैसा आता है। बिजनेस में किन किन चीज़ों से आता है? व्यापार करके, ट्रेड, इंडस्ट्री, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन। बैंक में भी आप अपना पैसा जमा करने जाते हो, लेकिन उसके बदले में वो ऐसे भी तो रख सकते हैं ना पैसे। उन लोगों को जो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं बैंक को, उन्हें पैसे मिलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस क्या होता है? गोडाउन काइंड ऑफ, जहाँ पर हम चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजिंग, आप एक होर्डिंग लगाने लगो तो आपको पता चल जाएगा कितने पैसे में लगता है होर्डिंग, ठीक है। प्रोफेशन की बात करें तो कोई भी ऐसा एक्टिविटी विच रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल, लाइक मेडिकल, लीगल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो मैनेजर, फॉरमैन, क्लर्क, सेल पर्सन, वर्कर, जिन्हें मंथली सैलरी मिलती है, डेली वेजेस मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। ऑलराइट, so this was about economic activities. There are 3 economic activities: business, profession and employment, जिनके through we can earn money. Basically economic activities include business, profession and employment, right? Okay, and they are concerned with the प्रोडक्शन या एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। सर्विस कौन रेंडर करता है? मेडिकल वाले लोग, लीगल वाले, चार्टेड अकाउंटेंट्स, दे रेंडर सर्विसेज, हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में हम इन्हें पैसे देते हैं। वाई दे आर डूइंग दिस? टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए। कोई सोशल सर्विस नहीं दे रहे हैं ये लोग, मेहनत करते हैं, पैसा कमा रहे हैं। प्रोफेशन में बस स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है, बाकी बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट के लिए वो नेसेसरी नहीं है। यस, बिजनेस वही कर पाएगा जिसके पास अच्छा दिमाग और अच्छा पैसा होता है। एम्प्लॉयमेंट में आप जा रहे हो, आप चाहे 10th पास हो, लेकिन आप कोई मेहनत का काम कर रहे हो, किसी माइनिंग का काम कर रहे हो, लेट्स सपोज आप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो गए, आपको सैलरी मिल रही है, सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं यू आर अर्निंग समथिंग थ्रू दिस वे। ओके, चलो, आई होप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर क्लियर टू ऑल। बेसिकली हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी पे ही फोकस करना है, बट व्हाट आर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दिस वी विल नॉट डिस्कस, विल डिस्कस इट थॉरली, right, in a short way. So non-economic activities are those activities which are pursued by human beings because of social, psychological and religious sentiments. समझो, सामाजिक, साइकोलॉजिकली और रिलीजियस, धार्मिक सेंटिमेंट्स के थ्रू, ठीक है। इसमें कोई जगह नहीं होती इकोनॉमिक गेन की। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में इकोनॉमिक गेन की, पैसों की कोई लालसा नहीं होती है, पैसों का कोई अर्निंग का नहीं सोचना है, नहीं होता है कोई रोल। दीज एक्टिविटीज़ आर एक्चुअली पर नॉट टू अर्न इनकम और प्रॉफिट। इससे बट होता क्या है? यू अचीव इंटरनल सेटिस्फेक्शन। कैसे? आप अपनी मदर से पूछो, आपकी मदर, योर मदर कुक्स फूड फॉर द होल फैमिली। क्यों करती हैं वो? बिकॉज ऑफ आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, क्योंकि वो आपसे प्यार करती हैं, इसलिए सबके लिए खाना बनाती हैं। आपकी मदर वेल एजुकेटेड है, सॉरी, योर मदर इज़ वेल एजुकेटेड, लेट्स सपोज, बट even then she is preparing a 3-time meal for you, she is managing all the household chores. Why? Out of love and affection, क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली से प्यार है, right? A person does social work by teaching people in rural areas. आपने देखा होगा कोई कोई गांव में जाके बच्चों को पढ़ाते हैं, या फ्री में ही घर में बुला लेते हैं बच्चों को, जो आसपास के गरीब बच्चे होते हैं, क्योंकि उससे उनको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है। कोई डेली किसी टेंपल में जाते हैं और वहाँ पर रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि ये उनका इंटरनल सेटिस्फेक्शन है इससे।
कोई किसी फिज़िकल चैलेंज पर्सन्स की मदद करता है तो उनको उससे अच्छा लगता है। अभी कोविड-19 में आप देख रहे हो डिफरेंट एनजीओज़ को छोड़ो, बाकी सारे लोग भी जिससे जितना हो रहा है सब लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, आगे आकर लोगों की हेल्प कर रहे हैं। किस लिए? प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं कि उनको प्रॉफिट मिले, राइट, उनको पैसे मिले। वो उनका अर्निंग प्रॉफिट, कोई अर्निंग एनी काइंड ऑफ इनकम इज़ नॉट देयर मोटिव। देयर मोटिव इज़ टू फीड पीपल, टू हेल्प पीपल, बिकॉज इट गिव्स देम इंटरनल सेटिस्फेक्शन। उनके पास है तो वो मदद कर रहे हैं, किसी के पास होता है वो तब भी मदद नहीं करता। उनको लगता है यार फ्री फंड में क्यों किसी की मदद करनी, राइट। अब हो रहा है ना, आप देख रहे हो ना कितने सारे लोग आगे आकर डोनेट कर रहे हैं गुड हैंडसम अमाउंट। उसके साथ साथ खाना पहुंचा रहे हैं लोगों तक, कपड़े पहुंचा रहे हैं लोगों तक, लेबर्स की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, नीडी पीपल की हेल्प कर रहे हैं। इट्स जस्ट बिकॉज आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, राइट, बिकॉज इट गिव्स देम द इंटरनल सेटिस्फेक्शन। Okay, so basically we are done today with the economic and non-economic activities, which is the most important topic of your book, dear students. Again I'm telling you that human activities, human means we, our activities are of two types, like economic activities and non-economic activities. Economic activities क्या होती हैं? Where the motive is to earn money. Non-economic activities which do not involve earning of any income. It include business, profession, employment. Non-economic activities include personal, psychological, social or religious activities. ठीक है, फिर से मैं बता देती हूँ, आई एम एक्सप्लेनिंग इट वंस अगेन इन अ शॉर्ट वे। लाइक बिजनेस में आप क्या करते हो? बिजनेस में आप गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हो, लाइक पेन का मैंने एग्जाम्पल दिया था, मार्केट तक उसको पहुँचाते हो, और आपका जो एम होता है इसमें वो होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पेन खरीदेगा और आपको प्रॉफिट होगा, आपकी कंपनी को प्रॉफिट होगा। प्रोफेशन में कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता, उसके लिए द पर्सन रिक्वायर्स स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट नहीं बन सकता, कोई भी लॉयर नहीं बन सकता, राइट। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट में बेटा प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज। एम्प्लॉयमेंट में आपके घर में जो मेड्स आती हैं काम करने के लिए, वो भी एम्प्लॉयमेंट में आती हैं, क्योंकि वो काम कर रही हैं इट्स बिकॉज दे हैव टू फीड देयर फैमिली, ठीक है। उन्हें पैसों की ज़रूरत है, उन्हें जो आप वेजेस देते हो, उन्हें जो सैलरी देते हो पर मंथ, पर वीक, जैसे भी आप देते हो, वो आपके पास काम इसलिए कर रही हैं बिकॉज दे नीड मनी to feed their family, right? Here is the chart of economic activities. As you can see, बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में किस किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, ओके। And what is non-economic activities which are pursued by human beings because of social, psychological या religious sentiments, राइट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के मैंने आपको कोविड अभी लेटेस्ट एग्जांपल बताया। कोविड के लिए आप खुद देख रहे हो अपने आसपास बहुत सारे लोग निकल कर आ रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं लोगों की, बिकॉज ऑफ नो रीज़न, इट जस्ट दे हैव सिंपैथी, राइट। चलो दैट्स इट फॉर टुडे। आप रिवाइज करो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड प्लीज़ मेक श्योर कि जहाँ तक कंप्लीट होता है आपका, वहाँ तक के नोट्स आप बेटा कंप्लीट करो नोटबुक में अपने। एनी ऑफ द डे आई कैन आस्क फॉर द नोट्स, ऑल राइट, एंड ट्राई टू परचेज बुक एज सून एज पॉसिबल। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।